पहले हमारा जन्नत है, उसके बाद उनको हमारा जन्नत देखना है यहाँ पे। उन्होंने इस तरह का माहौल 3 साल में हमें दिया है कि आज हम खुली फिजा में हैं। But mainly what has been seen, unemployed youth are the main victims. इस शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। हमें जो है सस्टेनेबल टूरिज्म करना चाहिए। दागे सुजूद पेशानी पे हुआ तो क्या हुआ, दागे सुजूद पेशानी पे हुआ तो क्या हुआ, कोई ऐसा भी सजदा ज़मीन पे लगा जो निशान बना दे। नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर। और मैं प्रोग्राम की को होस्ट सुरखाब जहरा। पिछले एपिसोड को वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमें रोकना पड़ा था, तो आइए करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं क्या कुछ मसलों मसाइल है इनके। तो जैसे हम देखते हैं कि कहा जाता है अगर किसी कौम को ख़त्म करना है तो वहाँ का टारगेट बनाया जाता है यूथ। वैसा ही हमारे कश्मीर में देखा जा रहा है कि हमारा जो यूथ है वो आजकल ड्रग्स की ओर खींचे जा रहा है। क्या वजूहात है इसके? देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारी जो रियासत जम्मू कश्मीर में जो है 6 लाख से ज़ायद हमारे नौजवान जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं। काफ़ी अफसोस की बात है और मैं समझता हूँ काफ़ी खुशी की बात है कि आज रूबरू हमारी बात जो है हमारे जो नौजवान हमारे आगे बैठे हैं इनसे हो रही है। ये काफ़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ इस पर हमारी जिम्मेदारियाँ आयद बनती है। समाज के जो अच्छे लोग हैं उन पर जिम्मेदारियाँ आयद बनती है। और जहाँ तक तालीम की बात है, कई अफराद ने तालीम की बात की, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तालीम का मकसद नौकरी का हासिल हो, उस माशरे में सिर्फ नौकर पैदा होते हैं, कौमी रहनुमा नहीं। और यहाँ पे जितने भी बैठे हैं इनमें एक कौमी रहनुमा है, इनमें यहाँ पे एक सादिया तारीख है, इनमें एक तजमुल इस्लाम है, इसमें यहाँ पे जितने भी हमारे परवेज रसूल हैं। तो आप सभी में एक लीडर हैं, आप सभी में एक यहाँ का एक नौजवान रहनुमा है। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि जो वजूहात हैं, मैं समझता हूँ कई हद तक वालिदैन अपने बच्चों की बात नहीं समझते हैं, जिससे बच्चे हमारे जो हैं दूसरे रास्ते में वो इख्तियार कर लेते हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या उनकी जो उनका उठना बैठना जो होता है वो कई हद तक सही लोगों के साथ नहीं होता है, वो भी एक रीज़न है। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है इंतजामिया कमेटीज़, मस्जिद कमेटीज़, मोहल्ला कमेटीज़, समाज के हर एक अफराद को इस पर जो है एक नुमाया रोल अदा करना चाहिए, ताकि हमारा ये जो बिदत है, मंशियात का रुझान जो है कम हो जाए। मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि पेरेंटिंग रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विद एनीबडी। वंस यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद एनीबडी, आप समझ लेना आपके फ्यूचर में आपका बच्चा कंप्लीटली ड्रग में इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ड्रग्स की अगर हम बात कर रहे हैं ना, इसका ताल्लुक एजुकेशन के साथ है, ठीक है। ये घर से एजुकेशन स्टार्ट होती है। एजुकेशन का मतलब ये है आप अपने बच्चे को बोलिए आपका फ्यूचर में कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी क्या रहेगा। दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ एजुकेशन। फाइन, तो यही मैं कहना चाहता हूं। और अब मैं मतलब इस एजुकेशन की वजह से ही मतलब ड्रग्स में भी यूथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि 8, 9, 10 जो कि अभी 10th से स्टूडेंट्स निकले, 12th से स्टूडेंट्स निकले, इनको अब डिमांड करते हैं पेरेंट्स। वंस दे डिमांड द स्टूडेंट्स कि आप भाई वो स्ट्रीम लीजिए, ये स्ट्रीम लीजिए, आगे जाके वो उस स्ट्रीम में कुछ कर नहीं पाता है, फिर अनफॉर्चुनेटली वो बेचारा डिमोटिवेट हो जाता है और जिसकी वजह से वो ड्रग में मुलवस हो जाता है। दिस इज अ वेरी ग्रेव पॉइंट। मैं इस चीज को फ्रॉम लास्ट 9 ईयर्स से फॉलो कर रहा हूं कि आप अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को डिमांड करते हो, आप उनसे डिमांड करते हो आप ऐसा बनो, वो बेचारा उसकी कैपेबिलिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कंपेयर ना करें। ड्रग्स की बात करें तो हम पिछले 3 साल से लगातार ड्रग्स पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सरकार के साथ भी और गैर सरकारी इदारों के साथ भी। देखा जाए तो श्रीनगर में हर दिन 150 केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। दैट मीन्स कि जो परसेंटेज है वो 95% है। हमारे बच्चे इन्वॉल्व हो रही है, हमारी यूथ इन्वॉल्व हो रही है, कोई लिमिट नहीं है, कोई एज ग्रुप नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एज पेरेंट, हमें अपने बच्चे पे चेक रखना चाहिए। पहले हमसे शुरू होता है, फिर स्कूल्स में जाता है। तो पेरेंट की ड्यूटी ये है कि अगर बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है वो क्या देख रहा है, अगर बच्चे के पास मोबाइल है वो किससे बात कर रहा है, अगर बच्चा दोस्तों से मिल रहा है वो कहाँ जा रहा है। और स्कूल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर देखा जाए तो हर स्कूल में ड्रग किट आता है, बहुत छोटा है, 100 रुपए का आता है। हर स्कूल में टेस्टिंग की जा सकती है हर 6 महीने के बाद, भले ही पेरेंट्स से बच्चे पैसा चार्ज किया जाए, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की डेट में अगर ये लागू हो जाए तो ड्रग कंट्रोल
डेफिनेटली होगा। ड्रग्स की बात यही है कि उसमें जितनी हमारी सोसाइटी आजकल अवेयर है ना ड्रग्स के बारे में, देखिए मस्जिदों में बात हो रही है, स्कूलों में बात हो रही है, सिंपोजियम्स में, हर एक जगह इस पे बात हो रही है। और पुलिस ने पिछले साल से जो काम, पिछले 27 पीएससी लगे हैं पिछले साल, इस साल भी आप अगर देखेंगे न्यूज पोर्टल्स को, रोजाना आपको लगेगा कि ये एक फ्लैश पॉइंट बन गया है कि गवर्नमेंट इस पे काफी कुछ काम कर रही है। जब बच्चा स्टार्टिंग से ही बच्चे को फीड किया जाता है ब्रेन में कि बच्चा आपको ऑफिसर ही बनना है, कोई इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, उसको पेरेंट्स पहले से ही, जो ही वो फर्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही उसको बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको यही बनना है, वो अपने गोल्स की तरफ नहीं जा पाता है। फिर जब वो उनकी जो पेरेंट्स की उसकी ख्वाहिशें होती है वो पूरा करना जो वो पूरा जब करने की कोशिश करता है तो वो फेलियर फेस करता है, वो एग्ज़ाम्स में फेस होता है। और फिर मेनली जब वो एग्ज़ाम्स में ये फेल होता है तो उसको पेरेंट्स बोलते हैं, उसको टीज वगैरह करते हैं, पेरेंट्स भी, इवन टीचर्स भी, और ज़्यादा जो रिलेटिव्स होते हैं तो वो उसको बहुत कुछ सुनाते हैं। फिर वो उसके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो ऑलरेडी कुछ फ्रेंड सर्कल में ऑलरेडी फ्रेंड्स होते हैं जो ड्रग्स की तरफ गए हुए होते हैं। फिर वो उसको बोलते हैं तू टेंशन मत ले, ऐसे ही वो फिर उसको ड्रग्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो हमें चाहिए कि जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी हमें देखना है हम किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उठना बैठना किन के साथ है हमारा, तो हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और हमें स्कूल्स में कुछ ये सुबह जब मॉर्निंग में असेंबलीज वगैरह होती है तो कम से कम 5 मिनट्स के लिए हमें अवेयरनेस देनी चाहिए ड्रग्स के लिए। So my question is, yesterday I was just scrolling down the Facebook and I got information that जो drug abusers है उनके वो daily usage में 33,000 syringe daily basis पे use करते हैं। My question to all of you is that where they get it? वो कहाँ से आ रहे हैं? And had government take any initiative towards it? syringes के लिए वजह होनी चाहिए लेने की। इनका एक बहुत ही मासूम सा सवाल था, क्योंकि वेरी टेंडर एज, जिस एज में इन्होंने ये चीज़ नोटिस की है कि ये चीज़ें आती कहाँ से हैं एंड व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड हैज़ गवर्नमेंट टेकन एनी इनिशिएटिव अबाउट दिस। आई विल आंसर बेटा कि आज से कुछ महीने पहले हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने एक अनाउंसमेंट किया था कि श्रीनगर के एवरी वार्ड में एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर रहेगा, जहां पे एक प्रॉपर टीम रहेगी जो आपके एरिया को केटर करेगी। सबा जी ने भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कही कि अगर ड्रग टेस्टिंग किट्स को हर स्कूल में रखा जाए, देखिए जो हमारे बच्चे हैं जिनकी जानें जा रही हैं, जो फैमिलीज़ हैं जो इफेक्ट हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हमारे बीच इतने टैलेंटेड यंगस्टर स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनका मुस्तकबिल दाव पे लगा है इन सब चीज़ों की वजह से। अगर हमारी इतनी पावरफुल सरकार, हमारी इतनी स्ट्रांग, हमारी इतनी क्या कहते हैं इसको, कॉम्पिटेंट सरकार है हमारे पास, तो उनके लिए तो ये एक बहुत ईजी टास्क होना चाहिए, बहुत स्मॉल टास्क होना चाहिए टू प्रोवाइड ड्रग टेस्टिंग किट्स। 100 रुपए का एक आता है, अगर सारे स्कूल्स को ये प्रोवाइड कराया जाए, जैसे 3,200 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के लिए लगाए गए, वैसे 1,000 करोड़ रुपए ही सही हमारे जवानों की जिंदगी बचाने के लिए तो लगा सकते हैं। जैसे सर ने बोला कि हमारे पास ड्रग डिटेक्शन सेंटर होने चाहिए, आई थिंक दैट इज नॉट नीडेड इफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम पहले प्रिवेंशन करें हमें ये चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पर मैं डायरेक्टली ब्लेम नहीं करूँगा गवर्नमेंट को या किसी भी एजेंसी को। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ब्लेम ऑल द पेरेंट्स, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, हमें पेरेंटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वी डोंट नो हाउ टू पेरेंट। मैं यहाँ पर अपनी लैंग्वेज स्विच करूँगा, ठीक है ना। कशिप बच्चे वनान बच्चे इस करें पीर सुन एजत चूर सुन नजर। आपने हमेशा इसको चोर की नजर देखना है जब तक कि 18 ना पहुंचे, लेकिन सामने इतनी इज्जत करनी है कि लगे इससे ज्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं है। तो बच्चे को 3 फेज में पालना चाहिए 18 तक। पहले 6 होते हैं कॉल्ड ग्रूमिंग। आपको ये समझना है कि बच्चा ही मेरा बाप है, क्योंकि ये बचपना है, लेट हिम लिव। उसको डिप्रेशन से वो दूर जाएगा उससे से। फिर 6 से 12 दैट्स कॉल्ड, वहां पर आदतें बनती हैं। वहां पर आपने उसको यही दिखाना कि मैं आपका बाप हूं। यू गिव सम, स्टॉप पैम्परिंग एट ऑल। आई नो मैं पैम्परिंग के खिलाफ नहीं हूं, बट उस एज में आप 6 साल पैम्परिंग ना करें ताकि इसकी आदतें बन जाए, और इस पर क्लोज वॉच रखें। फिर बच्चा आता है 12, 13 से, 13 के बाद 18 तक आएगा बच्चा। 18 तक उनको फ्रेंड बनाओ, क्योंकि 12 साल के बाद हार्मोनल चेंज होती है बॉडी में, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनने लगते हैं। एंड मूड स्विंग इज इंपॉर्टेंट दैट टाइम यू कांट हैंडल अ स्टिक। आप छड़ी नहीं उतार सकते, आप बच्चों को पैम्परिंग भी नहीं कर सकते।
آپ نے بات کرنی ہے اس سے. یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ, یو ہیو ٹو سیز ایموشنل ہیلتھ. آپ نے ایموشنل ہیلتھ کی کمیونیکیشن گیپ منیمائز کرنی ہے تاکہ بچہ آپ سے بہت اچھے سے بات کرے. اسی وقت جب بھی آپ کا بچہ گھر آتا ہے, چوری چوری ان کے بیگ چیک کرے, ان کو پتہ بھی نہیں لگنا چاہیے. چوری چوری ان کے پاکٹ چیک کریے. آپ کو ڈاؤٹ فل ہونا چاہے تو ان کے فرینڈ سے بات کرے, دیکھیے وہ کہاں اٹھتا ہے, کہاں بیٹھتا ہے. ایک کہاوت ہے, دا ایفیشنسی آف اے کنگ از نون بائی دا پیپل سراؤنڈ ہم. لگے گی آگ آئیں گے گھر کہیں زد میں, لگے گی آگ آئیں گے گھر کہیں زد میں, وہاں خالی حقاق صاحب کا مکان خالی ہے. ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ باتھ روم کیسے جانا ہے, باتھ روم سے باہر آپ کو کیسے آنا ہے. اور یہاں پہ سبوں نے بولا چاہے ڈرگ ڈیکشن سینٹرز ہیں, باقی چیزیں ہیں, لیکن میرا یہاں پہ یہی بولنا ہوگا کہ ویل بی آسکڈ ٹمارو بائی المیٹی اللہ کی واٹ از یور کنٹریبیوشن ٹورڈز دا سوسائٹی. ایز پر رپورٹ 10 لاکھ یوتھ جو ہیں وہ آج انوالو ہیں ڈرگس میں. یہ وہی 10 لاکھ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں, جو رپورٹ نہیں ہوئے ہیں وہ کتنے ہوں گے. یہاں پہ ایک مہم چلی نشہ مکت ابھیان, اور میں نے یہاں سے اس کے اپوزٹ میں جو مہم چلائی, کیمپین چلائی کشمیر میں, نشہ مکت گھر. پہلے اپنے گھر کو نظر مارو. ہمارے گھروں میں ڈرگس ہے, آج میرے بھائی کے پاس ہے, آج میری بہن کے پاس ہے, ہمارے گھر میں ڈرگس ہے. اب اس کو کیسے ہم کیئر کریں گے, کیسے ہم اس کو یہ کریں گے سٹاپ. لیکن یہاں سے نسخہ ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب یہاں پہ ہم نہیں بتائیں گے تو پھر کہاں بتائیں گے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سلمن قطع کا. یہ جو ڈرگ والا ہے نہ کسی سے بات کرے گا, نہ کسی سے ملے گا, نہ گھر میں رہے گا, یہ رہے گا اندھیرے میں, یہ رہے گا دیوار میں, یہ رہے گا مکان کے پیچھے سے, یہ رہے گا ٹینٹ کے سائے میں, یہ رہے گا چھائے میں, یہ رہے گا بیک یارڈس میں. یہ کسی سے بات نہیں کرے گا. اس کو 5 منٹ کا وہی لذت چاہیے, اس کو وہ دوست چاہیے جو اس کو لذت دے گا. لیکن یہاں سے نسخہ آ گیا ہے کہ سلمن قطع کا, جو آپ سے کٹ کر چلے آپ اس سے مل کر چلو. یہیں پہ ہے ہمارے لیے امتحان, یہی ہے ہمارے لیے امتحان گڑی. اور ہم یہاں پہ 100 لوگ ہیں, کیوں نہ ہم آج یہاں پہ پلش لیں گے, کہ ہم اپنی لیول پہ کاؤنسلنگ کریں گے. دیکھیے جس طرح کا ڈیٹا یہاں پہ آ رہا ہے ڈرگس کے ریلیٹڈ, اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو یہاں پہ ڈرگس کے ریلیٹڈ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کر دینا چاہیے, سو دیٹ میجرز آر ٹیکن ٹو کرب اٹ. ایک چیز. دوسری چیز, یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے مدلل طریقے سے سٹارٹ میں ہی بتایا کہ ڈرگ ایبیوز سٹارٹ کیسے ہوتا ہے, یہ بڑھتا کیسے ہے, اور اس کی ڈرگ ایبیوز میں ملوث ہونے کی وجوہات کیا ہیں. بہت ہی بہترین طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. لیکن اگر ہم بدقسمتی کی بات دیکھیں, ہم سب بولتے ہیں, ہم سب ہاہاکار مچائے ہوئے ہیں کہ ہمارے سماج میں اس وقت ڈرگس کا بڑا زبردست ایبیوز ہو رہا ہے, منشیات کا زبردست استعمال ہو رہا ہے. لیکن ہم سب لوگ اس چیز کو ضرور قبول کریں گے کہ اگر کوئی بچہ ڈرگس کی وجہ سے, منشیات میں ملوث ہونے کی وجہ سے گزر جاتا ہے, اس کے پیرنٹس, اس کا محلہ, اس کے رشتہ دار کبھی بھی یہ چیز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, اور یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے ڈرگ ایبیوز میں ملوث ہونے کی وجہ سے گزر گیا. یہ ایک خاص ریئلٹی ہے. ہم لوگوں کو شاید یہ وقت آ چکا ہے دیٹ وی شوڈ ایکسیپٹ دس از اے مینیس which is killing our present generation, which is going to kill our future generation, which is going to kill our economic positions. So therefore let's accept this is a menace, and whosoever is involved in this, first try to get him out of this, or in case he is consumed by this menace, let's say to the world that yes, he was consumed by this menace by being involved in this, so that we could stop somebody getting involved in this menace of drugs, so that we could save lives. So ہمیں شاید قبول کرنا چاہیے کہ جہاں پہ بھی موت ہو جاتی ہے ڈرگس کی وجہ سے, پیرنٹس کو کہنا چاہیے, رشتہ داروں کو کہنا چاہیے, محلے کے لوگوں کو قبول کرنا چاہیے کہ اس کی موت جو ہے ڈرگس کی وجہ سے ہوئی ہے, جس سے شاید یہ اثر نکل جائے کہ ہم لوگ آنے والی نسلوں کو, آنے والے لوگوں کو, یا اس میں جو انوالو زندہ لوگ ہیں ان کو بچا پائیں. آج ہم اپنے اخباروں کی سرخیوں میں اڑتا کشمیر لکھتے ہیں. کیوں 67,000 ڈرگ ابیوزرز ہمارے یہاں ہیں, 33,000 سرینج ڈیلی یوز ہوتے ہیں, 150 کیسز ڈیلی رپورٹ ہوتے ہیں, جس میں 80 کیسز جو ہیں وہ ریلیپس ہوتے ہیں, 70 کیسز فالو اپ کے ہوتے ہیں. ہم نے
कभी देखा है अगर ऐसा हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों? Because we don't know where our children are heading. हम जजमेंटल हो गए हैं. क्यों जजमेंटल हो गए हैं? क्योंकि हमने एक चीज सही है, एक मोमेंट पे एक डिसीजन लेना, फिर चाहे उस डिसीजन की वजह से हमारी सोसाइटी ही बर्बाद क्यों ना हो जाए. आई एम ऑल्सो ए मदर, आई एम ऑल्सो ए सिंगल पेरेंट. मेरा पहला फोकस होता है व्हाट माई चाइल्ड नीड्स रादर देन व्हाट आई नीड फ्रॉम हिम. क्योंकि उस चीज से दो चीजें होंगी. एक, मेरा बच्चा वही करेगा जो उसको पसंद है, बिकॉज एट द एंड उसको एक बेटर काउंसल मिलेगा. बिकॉज मुझे पता चलेगी मेरा बच्चा क्या करना चाहता है, और वो चीज वो महसूस नहीं करेगा कि मुझ पे थोपी जा रही है. जब वो खुल के सामने आएगा, मुझसे डिस्कस करेगा, इंस्टेड ऑफ दिस कि उसको वो चीज सोसाइटी कल को सिखाए. व्हेन आई वाज इन माय टीन्स, मेरे फादर ने मुझे पहली चीज यही सिखाई कि बेटा, लेट मी टीच यू रादर देन द सोसाइटी टीच यू द वर्स्ट. जहाँ तक ये ड्रग का ताल्लुक है, ये सिगरेट से शुरू होकर इंजेक्शन तक जो ये एक लंबा सफ़र होता है, और ड्रग एडिक्ट जो होता है उसके लिए. तो अब ज़रूरत ये कहाँ से आया है, यहाँ कश्मीर में इसकी सूरत हाल क्या है? अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे. इसमें जो इन्वॉल्व है, जो उसको रोक सकते हैं, वो है पहले वालिदैन, पेरेंट्स, जैसा कि आपने जाना है, उस पर बात हुई है. उसके बाद असातिज़ा, हम असातिज़ा पर ज़्यादा जिम्मेदारी जो है आयद होती है कि हम किताबों के अलावा, मार्क्स के अलावा, एग्जाम्स के अलावा बच्चे की ये चीज़ भी, बच्चे को ये चीज़ भी एजुकेट करें कि ये चीज़ें जो है गलत हैं. मॉरल एजुकेशन की तरफ हम ध्यान दें. उसके बाद जो है सोसाइटी में, जो सोसाइटी के जो लीडरान होते हैं, खासकर मौलवी हजरात हमारे जो हैं, वो मस्जिदों में या अवाम के सामने वो मसले की जो बहस वो अक्सर खड़ा करते हैं, उसको छोड़ के वो इन चीज़ों की तरफ, समाज में क्या हो रहा है उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दें. लास्ट में यह है कि कानून उसको रोक सकता है. कानून में क्या है कि अगर वही करेंगे ज़्यादा कोशिश कि वो उसको रोकने की कोशिश, या हमारे यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि अभी तक जितने केस हुई है वो कानून के शिकंजे में कैसे कसे गए हैं. उसके बाद एक और चीज़ है कि रिसेंटली जो खानियार में हुआ है, तो वहाँ फिर वो ब्लेम करते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती है, या ये जो साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट है वो कुछ नहीं करते हैं. लेकिन वो पुलिस इस ज़िम्मन में क्या कर सकती है? पुलिस कितने ड्रग एडिक्ट लोगों को थाने में रख सकती है? इसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हमें कायम करने हैं, गवर्नमेंट को करने हैं, या NGOs भी इसमें बहुत कुछ अपना योगदान अदा कर सकती है. हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुद्दत से होता है चमन में दीदवर पैदा. तो यहाँ पे दीदवर की बात तो हर एक ने की, बट नरगिस की बात किसी ने नहीं की. अगर हम नरगिस को लेके एज ए वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, तो क्या कुछ इस वक्त भी हमारे समाज में उस औरत के लिए होता है? क्या मैं जान सकता हूँ? हम सब जानते हैं कि काफ़ी सारे अशआर लिखे गए हैं औरतों को लेके, इस सिन्फ नाजुक को लेके. एक जगह कहा जाता है कि मकालमाते फलातू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से फूटा शरारे अफलातू. बेशक औरत, लड़की जो है वो सिन्फ नाजुक इसलिए है क्योंकि वो नाजुक है, बट ये समझ जाइए कि कमज़ोर नहीं है. हमारे हौसले बहुत बुलंद होते हैं. आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फीमेल्स, आई एम माई सेल्फ अ वुमन. सो अभी इस सदी में हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेन सेफ्टी की भी बात करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ना तो विमेन एम्पावर्ड हैं और ना ही विमेन सेफ है. ठीक है, घरों में देखिए, आप सड़कों में देखिए, आप प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखिए, इखलातो मर्दोजन होता है जिसकी इजाजत हमें नहीं दी गई थी, विच इज वेरी बैड, एब्सोल्युटली बैड, एंड विच इज वायलेटिव ऑफ द फ्रीडम ऑफ अ वुमन. जब अ वुमन इज नॉट कंफर्टेबल व्हेन अ मेल टचेस हर. लेकिन आप चाहे किसी भी ऐसी गाड़ी में चढ़े, उसमें अगर वो ओवरक्राउडेड नहीं भी है, तब भी जब आपको गाड़ी से नीचे उतरना है, आप टच कर लेते हो ऑपोजिट जेंडर को, विच इज रियली वेरी अनकंफर्टेबल. बीइंग अ वुमन माई सेल्फ, आई हैव फेस्ड इट, और जिसकी वजह से मुझे याद भी नहीं है मैंने बस में कब ट्रैवल किया है, विच इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव. फिर ऑटो में ट्रैवल करना, बाकी गाड़ियों में. लेकिन बेहतर है, अपनी इज्जत और अपनी इफ्फत से बढ़कर कुछ भी नहीं है. देखिए, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम जितनी भी
मैं पहले औरतों पे बात करूंगी, जितनी भी औरतें बैठी हैं मैं उन सब से इंक्लूडिंग माई सेल्फ ये बात पूछूंगी, क्या सच में हम एम्पावर हैं? नहीं है, क्योंकि पहला जो इस्तेसाल है वो सुबह घर से ही शुरू होता है। आप लड़की हो वो पहली बात, फिर जाके ससुराल में इसे लखन स्कूर आमद, हमें कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। हम एम्पावर कैसे होंगे जबकि औरत औरत पे जालिम है। सुबह गर्ल्स जब वर्किंग लेडी घर से निकलती है ना, पहली बात सास की होती है शाम नस्कज बजे, तब वो औरत एम्पावर होती है। तब उनको शर्म नहीं आती है जब फर्स्ट पे वही औरत अपनी सैलरी लाके उनको थमा देती है, उस मर्द के हवाले करती है, और उस मर्द को लेकिन तब जरूर शर्म आती है जब वो शाम को 6 बजे कर 5 मिनट पे घर आती है। क्यों? सोसाइटी में रह रहा है बंदा। मेरी बहन ने सच कहा कि एक औरत को मर्द की जरूरत है, लेकिन मेरी बहन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या आप उस मर्द की एक्सेप्टेंस करोगे जो आपको शाम को थप्पड़ मार के बोले जाके अपने घर से हिस्सा लेके आओ? घर में ही देखें, जो ही हमारे घर बेटा पैदा होता है तो उससे पहले अगर हमारी बेटी होती है, बेटा हुआ, तो यूजुअली हमारी कश्मीरी लेडीज का रहता है वन्याय शुभ, फैमिली कंप्लीट होगी, नेचू जाव शुभ आए। मतलब कहीं ना कहीं हम फ्रॉम द ग्रॉस रूट लेवल हम क्या करते हैं, अपनी ही बेटी को हम डिग्रेड करते हैं। हमारे घर में जब बेटा होता है या एग्जाम्स वगैरह होते हैं, हम एक बेटी को बोलते हैं जाके जरा भाई के लिए चाय बनाओ, भाई आया है थक के, या भाई के एग्जाम्स चल रहे। हम कभी उस भाई को नहीं बोलते जाके जरा बहन के कपड़े प्रेस करो, जाके जरा बहन के लिए खाना बनाओ, आपकी बहन के एग्जाम्स, या आपकी बहन, मतलब वी डू हैव अ साइकिल इन अ मंथ। हम कभी नहीं अपने भाई को ये एजुकेट करते हैं कि जाके जरा अपनी बहन को देखो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, गो एंड गेट समथिंग फॉर योर सिस्टर। ये क्या होता है कि हम पहले से ही वो बायसिज्म करते हैं, वो फेवरेटिज्म, वो जेंडर इनइक्वालिटी हमारे घर से ही स्टार्ट होती है। अगर हम एक लड़के को पहले ही अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए ये रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करें, मुमकिन है आगे जाके कहीं ना कहीं उसके कॉर्नर में, जहन के किसी ना किसी कॉर्नर में आएगा, जब उसकी बीवी घर आएगी उसके जहन में रहेगा कि मैं अपनी बहन की रिस्पेक्ट करता था, मुझे अपनी बीवी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो क्यों लड़कियां पहले ही प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन छोड़ के चली आती है? पहले हमें उसको देखना है। क्यों वो बीच में ही स्टडी छोड़ के आती है? उसमें है वो कि अर्ली मैरिजेस, उनकी बात ना सुनना, पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुनते हैं। उनको, जैसे उन मैम ने कहा, उनको पहले ही कहा जाता है कि आपको दूसरे के घर जाना है, और जब वो जाती है शादी करके दूसरे के घर, वहां उनको बोलते हैं कि इसके साथ डिस्कशन मत करो, ये किसी और से घर आई है, ये पराई लड़की है ये। तो हमारा वजूद कहाँ है? हम कहाँ रह रहे हैं? हम क्या ओजोन लेयर में हैं? ना वहाँ का अपना घर, वहाँ जिंदगी भर सुनो आप 30 साल के, इसको पराये घर जाना है। फिर जब फाइनली हम ससुराल पहुँचते हैं, वहाँ बोलते हैं इसके सामने कोई डिस्कशन मत करो, इशुल्कुर, ये दूसरी की बेटी है यहाँ पे। तो मसला ये है कि यहाँ पे पहले हमें सबसे पहले एक वुमेन को सही एजुकेशन देनी है, क्योंकि मदर्स लैब इज द फर्स्ट स्कूल। कल को जो माँ बनेगी तभी तो वो अपने बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश करेगी। तो वुमेन्स एजुकेशन इज मस्ट, तब से ही वुमेन की एम्पावरमेंट शुरू हो जाएगी। जब पहले हम उसको एजुकेट करेंगे तब वो एम्पावर हो जाएगी। When we talk about women empowerment, I believe that a woman is capable enough of empowering herself. Why do we have to wait for men to empower us? I don't understand that. So it's good if men empower, if men can empower women. But एक woman को ये realize करना है that she is capable enough of empowering herself, be it at home or be it at her workplace. And I've had some very bad experiences, in my workplace, where I was pulled down not by men but by women. So we forget that, being a woman, you need to sympathize with others, men as well as women. But what about those women? When you talk about women empowerment, it seems like there is a tug of war between men on the one hand and women on the other hand. To me, there is no tug of war. Even women can
harass women, you know. I have been harassed by my women colleagues at my workplace more than by my men colleagues. So, you know, we need to look deeper into things. The bottom line is a woman who belongs to this century is strong enough to empower her own self. Don't wait others, you know, for others to empower you. You can do it. So मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स टुवर्ड वुमेन्स प्रोटेक्शन सिक्योरिटी, तो मुझे बताइए कितने वुमेन्स ने रीच आउट किया होगा उस हेल्पलाइन नंबर्स में? बिकॉज देखा गया है कि उत्तर प्रदेश ले, बिहार ले, तो वुमेन को फ़ोन अलाउड नहीं होता बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस. क्या मुझे बता सकते हैं कोई दूसरा तरीका? बिकॉज दिस नॉट. आपके लिए यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने बिलाल साहब, जिन्होंने गांव, मतलब मैं कहता हूं कि गांव-गांव, गली-गली जाके लोगों को अवेयर किया है कि रिगार्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट. तो हम उसी से जानेंगे कि क्या कुछ किस जगह पे पहुंचा है वो इस हिसाब से. सोचा ही नहीं था मैंने ऐसे भी जमाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा, आंसू भी छुपाने होंगे. वुमेन एम्पावरमेंट पे बात हो रही है. मेरा नाम है बिलाल भट्ट, मैं एक समाजी कारकुन हूँ और उसके साथ साथ मैं एज ए कैंपेनर हूँ एट जम्मू एंड कश्मीर वुमेन हेल्पलाइन नंबर 181. और 6.5 साल मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के घर घर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, तहसील तहसील मैंने जागरूकता चलाई. और जागरूकता का जो थीम था वो ये था कि ब्रेक योर साइलेंस, रेज योर वॉइस. सहना नहीं है, बोलना सीखो. इफ़ यू आर फीलिंग एनी वायलेंस, रिपोर्ट इट. और एक तादाद में बताना चाहूँगा, 6.5 लाख माँओं और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुँची. और हाल ही में मैंने एक स्पेशल कैंपेन चलाई कि सुसाइड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. हमारे बाकी अजला से जो परेशानी की खबरें मिली, चाहे हमारी माँ, चाहे हमारी बहन सुसाइड पे आती हैं, दरिया पे आती हैं, ट्रेन के जद में आती हैं, गाड़ी के जद में आती हैं, अपने आप को हैंग करती हैं, मैंने उसके साथ ही कैंपेन चलाई कि सुसाइड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. I would like to ask कि आपने अभी कहा कि वुमेन हेल्पलाइन 24/7 अवेलेबल है, और आई एम हैप्पी कि इतने सारे वुमेन जो है उन्हें ब्रेक फ्री किया अपने डोमेस्टिक वायलेंस से. बट आई वांट टू आस्क, अगर वुमेन हेल्पलाइन अवेलेबल है, नोबडी इज आस्किंग कि वो अवेलेबल क्यों करनी पड़ी? Pre-marriage counseling is a term in psychology. It is very important. Pre-marriage counseling कश्मीर में नहीं होती है, कपल काउंसलिंग कश्मीर में नहीं होती है, देन फैमिली काउंसलिंग यहाँ पे नहीं होती है. ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है इंडिविजुअल काउंसलिंग. तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी आलिम दीन को कंसल्ट कर सकते हैं. दे आर दी एक्सपर्ट्स. और काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया जाता है, जैसे कि एक इंसान को शादी या निकाह की ज़रूरत क्यों है, शादी का मकसद क्या है. पहला मकसद शादी का है सुकून हासिल करना और अल्लाह ताला को राजी करना, और बहुत सारे दीन तकमील को पहुंचता है, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मेन है सुकून हासिल करना. शादी का मतलब ही खुशी है. तो सबसे पहले समझिए शादी क्यों करनी है, और हाउ टू चूज योर स्पाउस. इंतखाब हमसर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है अपने लाइफ पार्टनर से. आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, और आपका मकसद ही जिंदगी होना चाहिए कि हम एक साथ जिएंगे, अप्स एंड डाउन्स को एक साथ फेस करेंगे. लाइफ पार्टनर है, शरीके हयात है, तो जो भी लाइफ में होगा सीक्रेट्स नहीं रखेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बनाएंगे. इनफैक्ट कुरान पाक में इतनी सारी आयतें हैं तमाम रिश्तों के बारे में, लेकिन सबसे ज्यादा आयतें हैं मियाँ और बीवी के रिश्ते के बारे में. सबसे मुकद्दस और सबसे मजबूत रिश्ता मियाँ और बीवी का है. तो जब मियाँ और बीवी का रिश्ता अच्छा होगा तो डोमेस्टिक वायलेंस तो होगा ही नहीं, कोई जगह ही नहीं बचेगी. सो प्लीज फोकस ऑन प्री मैरिज काउंसलिंग. नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म हो रहा है, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मसलों मसाइल आला हुकाम तक पहुंचे तो दिए गए सोशल मीडिया साइट पे राबिता कायम करें. इस वक्त दीजिए रूबरू की टीम को इजाजत. अल्लाह हाफिज. पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है. मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ. ये आपका रूम, और इस साथ में बैल्कनी, और इस मिट्टी पे घर. पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है.
भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। आइसक्रीम माय ट्रीट। रोहन, हाँ, तू टिफिन तक शेयर नहीं करता, आज आइसक्रीम। पापा को ब्रेवरी मेडल मिला है। वाओ, सुपर। ही इज अ मेजर इन आर्मी, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। करण, तेरे पापा क्या करते हैं? रोहन, तेरे डैडी। करण, बताना। वो भी सबकी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। He is an LIC agent. That's great. कभी सोचा है हमें अचानक कुछ हो गया तो करण के पापा हमारी फैमिली के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए सही एडवाइस देते हैं। वाह करण, Your daddy is great. No, he's super great. हमें अपने लाखों LIC एजेंट्स पर गर्व है जो हर एक का जीवन सुरक्षित बनाते हैं। आज देश को ऐसे कई होनहार एजेंट्स की जरूरत है। LIC में हम आपका स्वागत करते हैं। अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मौजूदा दौर से पहले शहरी फने तामीर की मिसालें राजाओं और रजवाड़ों के महलों और हवेलियों में ही नजर आती हैं। इसकी खास वजह ये थी कि इन लोगों के पास इन इमारतों को तामीर करने के वसीले थे और अपने रुतबे और दौलत की नुमाइश करने की होड़ लगी रहती थी। जम्मू खित्ता छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और इन रियासतों में राजाओं ने अपने रहने के लिए जिन महलों की तामीर की उनमें से तो कुछ आज भी ठीक ठाक हालत में हैं, जबकि फने तामीर के बहुत से नमूने खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। ऐसा ही एक राजमहल शिवालक पहाड़ियों के बीच वाक़ा बसोली में मौजूद है। 17वीं और 18वीं सदियों में चंद्रवंशी बलौरिये राजाओं द्वारा तामीर किया गया ये महल आज बहुत ही खस्ता हाल में है। महल के खंडरात बसोली कस्बे के बाहर एक पहाड़ी पर खड़े बीते दिनों की दास्तान कहते हैं। ऊंची जगह पर होने के कारण ये दूर से ही दिखाई देने लग जाते हैं। ये इमारत डोगरा और मुगल वास्तुकला का एक सुंदर नमूना थी। इसके अंदर दरबार हाल, शीश महल, रंग महल आदि बड़े विचित्र भवन बने हुए थे। इस महल के एक भाग को पुराना महल तो दूसरे को नव महल कहते थे। पुराना महल राजा अमृतपाल और उनके बुजुर्गों ने 1759 और 73 ईस्वी में बनवाया था। नौ महल राजा महेंद्रपाल ने सन 1806 से 13वीं ईस्वी के बीच बनवाया था। जिस वक्त बसोली राज अपने ऐश्वर्य की बुलंदी पर था, ये राजमहल